Hello everyone, today we discuss practice set 4 for IELTS English. So guys, if you are preparing for UP LT English and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TCT, PCT, LT, GIC, UGC exam and now discuss practice set 4. So first है यहाँ पर which Hemingway novel is based on his World War फर्स्ट एक्सपीरियंसेस एंड लव अफेयर विद द नर्स। ठीक है, हीमिंगवे का कौन सा नोवेल है जो उनकी जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उसके अंदर और उनकी जो लव अफेयर रहे थे नर्स के साथ वो हैं। योर ऑप्शंस आर फॉर होम द बेल्स टोल्स, द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स और डी है आई लैंड इन दी स्ट्रीम। सो अ फेयरवेल टू आर्म्स, the novel is based on his World War First experiences and love affair with a nurse. So C is the right answer. ठीक है, अब फेयरवेल टू आर्म्स आपका सही आंसर है। लास्ट वाले सेट में मैंने बताया था ना कि अर्नेस्ट हेमिंगवे यूएस आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे बट यूएस आर्मी रिजेक्टेड हिम ड्यू टू हिज पुअर आई साइट। ठीक है, यूएस आर्मी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि आई साइट उनकी ख़राब होने की वजह से वो आर्मी में ज्वाइन नहीं कर पाए थे। सो रिजेक्शन के बाद यूएस आर्मी के रिजेक्शन के बाद अमेरिकन रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो वॉलेंटियर एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए थे और मतलब एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर की बन के उन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो वहाँ जब वो ड्राइवर बन गए थे तो उस समय वो वहाँ पर घायल वगैरह हो गए थे तो फिर वो हॉस्पिटलाइज रहे थे। तो वहाँ पर एक नर्स के साथ उनको कुछ फीलिंग्स वगैरह जो भी रही वो उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विलियम गोल्डिंग फादर एलेक गोल्डिंग वर्कड एज ए। ठीक है, विलियम गोल्डिंग के फादर एलेक गोल्डिंग वर्कड एज ए लॉयर, साइंस मास्टर, केमिस्ट, हिस्टोरियन। ठीक है, इनके जो फादर हैं एलेक गोल्डिंग वो क्या थे, उनका प्रोफेशन आपको बताना है। सो वो एक साइंस मास्टर थे। सो बी इज़ द राइट आंसर। विलियम गोल्डिंग का आपको पता है ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के राइटर हैं ये। ठीक है, सब कुछ मैंने लास्ट वाले में बताया था। इनको नोबेल प्राइज़ है 1983 में नोबेल प्राइज़ एंड 1988 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, है ना। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज हमने पढ़ ही रखा है, उसमें आपको पता है एडोलेसेंट ग्रुप है बॉयज़ का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ऑरवेल्स फेमस डिस्टोपियन नोवेल 1984 वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक है, इनका फेमस डिस्टोपियन नोवेल है 1984, किस ईयर में पब्लिश हुआ था ये बताना है। सो जॉर्ज ऑरवेल आपको पता है ना, फिक्सियस नेम है इनका एंड एरिक आर्थर ब्लेयर इनका रियल नेम है एंड मोतीहारी इंडिया में इनका है ना जन्म है। ये सब मैंने आपको बताया था। और एनिमल फॉर्म इनका फेमस नोवेल है जो आपके सिलेबस में है। एंड सेकंड नोवेल ये है इनका 1984। इसके लिए ये मतलब मुख्य रूप से जाने जाते हैं 1984 एंड इनका जो एनिमल फॉर्म है। ये दो ही ऐसे वर्क हैं जो बहुत फेमस हैं जॉर्ज ऑरवेल के। और आपको पता है जॉर्ज वेल, ठीक है, फिक्शियस है और रियल नेम एरिक आर्थर ब्लेयर है। इनका बर्थ प्लेस भी याद रखना क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। तो ये पब्लिश कब हुआ था ये आपको पब्लिशिंग ईयर इसकी बतानी है यहाँ पे। ठीक है, 1945, 1947, 1948, 1949। सो इनका जो 1984 है ये पब्लिश्ड हुआ था इन 1949। सो डी इज़ द राइट आंसर 1949 एंड 1945 भी याद रखना क्योंकि 1945 में इनका एनिमल फॉर्म पब्लिश हुआ था। सो ये मतलब एनिमल फॉर्म के लिए ये वाला याद रखना। बाकी आपका जो आंसर है वो हो गया डी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज चार्ल्स डिकेंस वाइफ। चार्ल्स डिकेंस की वाइफ कौन थी ये बताना है। एलिजाबेथ गैस्कल, कैथरीन थॉमस होगार्थ, मैरी होगार्थ, जॉर्जिना होगार्थ। ठीक है, सो कैथरीन थॉम। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 4। हु वॉज चार्ल्स डिकेंस वाइफ। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस की वाइफ कौन थी ये बताना है आपको। ठीक है, एलिजाबेथ गैस्केल है, कैथरीन थॉमसन होगार्थ, मैरी होगार्थ, जॉर्जिना होगार्थ। हु इज़ द वाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, सो कैथरीन थॉमसन होगार्थ इज वॉज द वाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम कैथरीन था। सो याद रखना चार्ल्स डिकेंस इज़ अ विक्टोरियन नोवेलिस्ट एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, याद है आपको सब कुछ। 5 है यहाँ पे। वॉट लिटरेरी मूवमेंट इज हेनरी फील्डिंग मोस्ट एसोसिएटेड विथ।
तो वो कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है, ठीक है, जिसके साथ हेनरी फील्डिंग एसोसिएटेड हैं, ठीक है। जोसेफ हेनरीज वर्क है इनका, हेनरी फील्डिंग का, आपके आपके सिलेबस में। एंड हेनरी फील्डिंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। सो रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, एनलाइटमेंट, ऑगस्टन एज या फिर नेचुरलिज्म, विच लिटरेरी मूवमेंट से ये जुड़े हुए हैं, ये बताना है, ठीक है। सो एनलाइटमेंट लिटरेरी मूवमेंट जिससे कि ये जुड़े हुए हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच इवेंट डीपली इन्फ्लुएंस मैंसफील्ड राइटिंग, पार्टिकुलरली हर न्यूजीलैंड थीम वर्क, ठीक है। सो यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी इवेंट थी जिसको मतलब जिसने मैंसफील्ड को डीपली इन्फ्लुएंस किया। मतलब जो उनकी राइटिंग है और अपनी जो राइटिंग लिख मतलब जो भी वर्क वो लिखती हैं वो उस इवेंट से काफ़ी इन्फ्लुएंस हैं। तो कौन सी घटना थी वो जो जिसने उनको इन्फ्लुएंस किया ये सब लिखने के लिए। हर डाइवोर्स फ्रॉम जॉर्ज बॉर्डन एंड द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, द डेथ ऑफ हर ब्रदर इन 1915, हर डायनोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सो वॉट इवेंट जिसने इन्हें इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। सो द डेथ ऑफ हर ब्रदर इन 1915, ठीक है, इनके भाई की डेथ हो गई थी। ये जो है ना वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था 1914 में, आपको पता है 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो गया था। तो उसमें इनके जो भाई हैं उनकी डेथ हो गई थी इन 1915। तो उसकी वजह से ये काफ़ी मतलब, ठीक है ना, जो चीज़ें हमारी लाइफ में घटित होती हैं, सो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी राइटिंग, उनका जो इन्फ्लुएंस है ना वो हमारी राइटिंग पे, हमारी पर्सनैलिटी पे वो दिखता है साफ तौर से, है ना। तो वही था कि ये जो डेथ हुई और ये जो वर्ल्ड वार था ये सब कुछ इनकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सो ये एक न्यूजीलैंड राइटर हैं, आप ध्यान रखना, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। कैथरीन मैंसफील्ड इनका नाम है, कैथरीन मैंसफील्ड, जिनकी शॉर्ट स्टोरी मैंने कराई है द फ्लाई, ठीक है। द फ्लाई इन्होंने एक स्टोरी लिखी है जिसमें ये जो फ्लाई है ये सिंबल बन गई है। वहाँ जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो सोल्जर्स मारे जा रहे थे ना उनकी डेथ का ये एक सिंबल बन गई है ना, दो फ्लाई है। और इसमें कुछ करेक्टर हैं जैसे दी बॉस एंड मिस्टर वुडी फील्ड, और उनकी एक बेटी है गर्टूड एंड द फ्लाई। सो ये याद रखना, कैथरीन मैंसफील्ड की शॉर्ट स्टोरी है आपके सिलेबस में, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर, डेथ ऑफ हर ब्रदर। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, विच नोवेल बाई मॉगम वॉज इंस्पायर्ड बाई द लाइफ ऑफ पेंटर पॉल गॉगिन, ठीक है। कौन सा नोवेल है जिसने मॉगम को इंस्पायर किया, ये बताना है। केक एंड एल, द रेजर एज, द मून एंड सिक्सपेंस, द सर्कल, ठीक है। सो द मून एंड सिक्सपेंस, द मून एंड सिक्सपेंस वॉज द नोवेल that inspired Maugham by the life of painter Paul Gauguin, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच बुक गांधी इज कंसिडर्ड द इंटेलेक्चुअल ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। सो गांधी जी की वो कौन सी बुक है जो इंटेलेक्चुअल ब्लू प्रिंट है इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, ठीक है। ये है आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, हरिजन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, ठीक है। कौन सी किताब है वो जो इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट का ब्लूप्रिंट बन गई है, ये है हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज इज कंसिडर्ड द इंटेलेक्चुअल ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच फिलोसॉफिकल स्कूल इज बर्ट्रैंड रसेल मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ, ठीक है। सो आपको बताना है कि वो जो कौन सा फिलोसॉफिकल स्कूल है, ठीक है, जिससे बर्ट्रैंड रसेल क्लोजली एसोसिएटेड हैं। ऑप्शंस हैं आपके एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एनालिटिक फिलोसफी एंड आइडियलिज्म, ठीक है। सो कौन सा स्कूल है इसमें से बर्ट्रैंड रसेल जिससे एसोसिएटेड है, तो ये आपका एनालिटिक फिलोसफी है, ठीक है। बर्ट्रैंड रसेल इज द फाउंडर ऑफ एनालिटिक फिलोसफी, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। एंड ध्यान रखना आप, बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज़ भी मिला है इन इंग्लिश लिटरेचर इन 1950 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। मैंने बताया था आपको मोस्ट ऑफ द राइटर आपके ऐसे हैं जिन सब मतलब
शायद ही कोई हो जिसको नहीं मिला हो। सब नोबल प्राइज़ विनर हैं। इंडिया के कॉन्टेस्ट में जो पूछे जाएंगे उनको सबको साहित्य अकादमी, उनका ध्यान रखना है आपको कि किस किस को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, क्योंकि पूछा जाएगा। और जो ब्रिटिश राइटर हैं सबको नोबल प्राइज़ ध्यान रखना है आपको कि किस किस को नोबल प्राइज़ है। ठीक है, अमेरिकन वाले हैं उनका पुलिट्ज़र जो प्राइज़ है वो दिमाग में रखना अपने, है ना। तो ज़्यादातर सबको प्राइज़ मिला ही है, किसी को कुछ में किसी को कुछ में, इस तरीके से। ठीक है, सो ये भी नोबल प्राइज़ विनर हैं। 1950 में इनको नोबल प्राइज़ मिला हुआ है लिटरेचर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10, इन विच ईयर डिड गार्डिनर जॉइन द नॉर्थर्न डेली टेलीग्राफ। सो किस ईयर में, है ना, ईयर बतानी है आपको बेसिकली कि किस ईयर में गार्डिनर को ने ये जो नॉर्थर्न डेली टेलीग्राफ है उसको ज्वाइन किया था। ठीक है, सो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 1885, 1887, ये 90 और 95। सो इन 1890, ओके 1890, 1890 में गार्डिनर जॉइन द नॉर्थन डेली टेलीग्राफ। सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको इनका ऐसे ध्यान रखना है। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस इज़ द ऐसे बाय गार्डिनर। ठीक है, ऐसे है इनका बहुत फेमस आपके सिलेबस में। मतलब सिलेबस भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें क्वेश्चंस पर याद करने हैं, हमको ये पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है, सब पढ़ना है, लेकिन हमें सिलेबस हमारे टिप्स पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि सिलेबस हमें पता होता है तो उसी से हम कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, गैस कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस हमें ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे मतलब एटलीस्ट किस राइटर का कौन सा वर्क है और कौन सा राइटर कहाँ से है, तो कुछ गैस भी तो कर पाएंगे हम इस आधार पर। जब हमें पता होता है तो हम गैस भी तो तभी कर पाते हैं। जब हमें कुछ पता ही नहीं है ABCD, तो गैस भी किस चीज़ से करेंगे हम, है ना। तो इसीलिए मैं आपको इनके वर्क बता रही हूँ कि जैसे AG गार्डनर है तो उनका ऐसे है, कौन सा है आपके सिलेबस में, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस याद रखना है। उसका जानर क्या है, वो ऐसे है कि फिक मतलब नोवेल है। ठीक है, नेक्स्ट है 11, लूकास बिगिन हिज कैरियर इन जर्नलिज्म इन विच सिटी। तो जो लूका हैं उन्होंने अपना जो जर्नलिज्म कैरियर है वो किस सिटीज़ में शुरू किया, तो ऑक्सफोर्ड, लंदन, ब्राइटन, कैम्ब्रिज। सो ही स्टार्ट हिज कैरियर इन ब्राइटन, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लूकास का भी आप याद रखना, EV लूका के नाम से ये जाने जाते हैं। एंड इनका फेमस वर्क है आपके सिलेबस में टाइट कॉर्नर्स। ओके, टाइट कॉर्नर्स आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है। 12 है, विच रोमांटिक पोइट रिमेन चार्ल्स लेम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड फ्रॉम क्राइस्ट हॉस्पिटल डेज। ठीक है, तो कौन से रोमांटिक पोइट हैं जो चार्ल्स लैम के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन गए क्राइस्ट हॉस्पिटल डेज। क्राइस्ट हॉस्पिटल डेज से मतलब है कि जिस स्कूल में इन्होंने एजुकेट मतलब स्कूलिंग हुई थी चार्ल्स लैम की, वहाँ पर वो भी पढ़ते थे। ठीक है, तो ये क्राइस्ट हॉस्पिटल से पढ़े थे ये चार्ल्स लैम। और इस क्राइस्ट हॉस्पिटल में इनके साथ पढ़ते थे सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि एक रोमांटिक पोइट हैं। ठीक है, तो वो इनके वहाँ पर इनकी फ्रेंडशिप हो गई पढ़ाई कर मतलब स्टडी के दौरान, और फिर लाइफ लॉन्ग इनके फ्रेंड बन गए। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, S.T. कॉलर इज लॉर्ड बायरन। सो जॉन कीट्स का कोई सीन नहीं है ना, लॉर्ड बायरन है, विलियम वर्ड्सवर्थ भी, S.T. कॉलर। क्राइस्ट हॉस्पिटल में ये लोग साथ पढ़े थे एंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज स्टील्स क्लोज फ्रेंड एंड कोलाबोरेटर इन दी टैटलर एंड दी स्पेक्टेटर। ठीक है, तो इनको जाना जाता है रिचर्ड स्टील को इनका टैटलर और स्पेक्टेटर के लिए। इनका कोलाबोरेटर कौन था इन दी टैटलर एंड दी स्पेक्टेटर, ये आपको बताना है। सो यहाँ आपके ऑप्शन हैं जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डिफो, जोसेफ एडिशन, सैमुअल जॉनसन। ठीक है, so Joseph Addison collaborator in the Tatler and the Spectator. So C is the right answer. Next है 14. Next है 14. Which university did Addison attend after चार्टर हाउस। ठीक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बतानी है आपको कि एडिसन ने ज्वाइन की आफ्टर चार्टर हाउस। पहले चार्टर हाउस से करा इन्होंने, फिर उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी इन्होंने ज्वाइन की है वो बताना है। ठीक है, सो डायरेक्टली मैं यूनिवर्सिटी का नाम बता दे रही हूँ, क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड। क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन्होंने ज्वाइन किया। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15, बेकन्स एजुकेशन बिगेन एट विच कॉलेज। ठीक है, किस कॉलेज से बेकन ने अपनी एजुकेशन मतलब
शुरू की थी, ठीक है, ये बताना है। सो बेकन को आप जानते हो, फ्रांसिस बेकन, नोन एज इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ठीक है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश के जो फादर माने जाते हैं वो मॉन्टेन को माना जाता है, जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं, आप सबको पता है। लेकिन इंग्लिश में जो लाने का श्रेय है ऐसे का, वो फ्रांसिस बेकन को जाता है। इसीलिए फ्रांसिस बेकन इज़ नोन एज एंड कंसीडर एज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, ठीक है। एंड इसके साथ भी और भी क्वेश्चंस इनसे रिगार्डिंग आते हैं, जैसे हु इज़ द फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म, सो वो उसके लिए भी आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। एंड फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन, ठीक है। और एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए भी इनको जाना जाता है। बाकी तो मैंने अपना जो डिटेल में इनकी बायोग्राफी, इनके वर्क्स सब कुछ डिटेल में मैंने कराया है, ठीक है। इनके MCQs कंप्लीट, बट अभी इतना टाइम नहीं है, मैं सब कुछ यहाँ रिपीट कर रही हूँ आप लोगों से। तो बैकन को जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था कॉलेज अपना? क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, ग्रे, ट्रिनिटी कॉलेज, ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज आपको ध्यान रखना है, कैम्ब्रिज। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 16। ग्रीस कर्नाड वॉज अ रोड स्कॉलर एट विच इंस्टीट्यूशन। आपको बताना है कि ग्रीस कर्नाड रोड स्कॉलर थे किस इंस्टीट्यूशन में? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो विच यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये रहे हैं स्कॉलर, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 17। विच ऑफ मिलर्स प्ले वॉन द पुलिट्जर प्राइज, ठीक है। पुलिट्जर प्राइज आ गया यहाँ पे फिर से, क्योंकि आर्थर मिलर इज एन अमेरिकन राइटर, ठीक है, अमेरिकन राइटर हैं। पुलिट्जर प्राइज मतलब जो अमेरिकन राइटर है ना, उनके कॉन्टेस्ट में ध्यान रखना, पुलिट्जर प्राइज बड़ा पूछा जाएगा, है ना। नोबल प्राइज, पुलिट्जर प्राइज, साहित्य अकादमी। तो जिस जिस राइटर को मिला है बिल्कुल दिमाग में उसको नोट करते हुए चलना कि इस राइटर को मिला है। तो आर्थर मिलर का आपके सिलेबस में अब वर्क है ऑल माई सन्स, तो आप ध्यान रखना कि इन्हें ऑल माई सन्स लिखा है, इनको पुलिट्जर प्राइज भी मिला है, ठीक है। सो 17 का आंसर होगा विच ऑफ मिलर प्ले वोन पुलिट्जर प्राइज, इन्हें किस प्ले के लिए मिला था ये आपको बताना है। तो आपके सिलेबस में ऑल माई सन्स है, लेकिन इनको ऑल माई सन्स के लिए पुलिट्जर नहीं मिला है, ये ध्यान रखना। इनको डेथ ऑफ सेल्समैन के लिए ये प्राइज मिला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर, डेथ ऑफ सेल्समैन, ये भी इनका ही है। नेक्स्ट है 18। हाउ मेनी टाइम डिड ओ नेल विन द पुलिट्जर प्राइज, ये भी आगे पुलिट्जर प्राइज, ठीक है। ओ नेल को कितनी बार पुलिट्जर प्राइज मिला है ड्रामा के लिए? वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम। तो इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको हैशटैग लगा लेना, ध्यान रखना कि 4 बार मिला है, 4 बार, ठीक है। 4 टाइम्स ही गॉट पुलिट्जर प्राइज। एंड और कौन से राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं जिनको 4 बार पुलिट्जर मिला है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना कि ये वाले राइटर हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप कितना अच्छे से पढ़ाई करते हो, ठीक है। 4 टाइम मिला है ओ नेल को। और एक और अमेरिकन राइटर हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं, और आपको हिंट के लिए बता दूँ, वो पोइट्री में है, ठीक है। पोइट्री मतलब उनकी पोइम्स हैं आपके सिलेबस में, उनको भी 4 बार प्राइज़ मिला है ये पोलिटिज़र। तो कौन से हैं वो बताना मुझे। 19 है। विच प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड डिड पिंटर विन इन 2005, है ना। 2005 में पिंटर को कौन सा प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड मिला है? सो ये पिंटर कौन है यहाँ पे? हैरोल्ड पिंटर, हैरोल्ड हैरोल्ड पिंटर हैं, जिनका वर्क है बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी इनने ड्रामा लिखा है, उसके लिए इन्हें 2005 में नोबल प्राइज़ मिला था, ठीक है, नोबल प्राइज़, ध्यान रखना। सो बी इज़ द राइट आंसर, नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। एंड ईयर भी याद रखना, 2005। 20 है। विच नोबल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द फोर साइड सागा, ठीक है। द फोर साइड सागा जो है, इसकी शुरुआत कौन से नोवेल से होती है? ठीक है, गाल्सवर्दी का वर्क है, हमें ध्यान है। जो लोग टीजीटी पीजीटी करे हैं उन्हें तो ज़रूर पता ही होगा कि फोर साइड सागा गाल्सवर्दी का कितना फेमस वर्क है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो आपको बताना है। टू लेट, चांसरी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन समर ऑफ ए फोर साइड, ठीक है। सो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फोर साइड सागा, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21। हु वॉज शॉ स्पाउस, शॉ की स्पाउस मतलब इनकी पत्नी का नाम आपको बताना है। मिसेस पैट्रिक कॉम्पेल, एन बिसेंट, चार्लोट पेनी टाउनशेंड एंड एलिस लॉकेट,
ठीक है। इनकी वाइफ का नाम क्या है? शॉ आपको पता है, बर्नार्ड शॉ। इनकी वाइफ का नाम है चार्लोट पाइन टाउनशेंड। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर, चार्लोट याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे 22, वेयर डिड ड्राइडन परस्यू हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो ड्राइडन है इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन, वही एजुकेशन कहाँ पर गेन करी है? ऑक्सफर्ड, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज। तो ट्रिनिटी कॉलेज, ठीक है, आपने फ्रांसिस बेकन ने भी ट्रिनिटी कॉलेज एंड इन्होंने भी। 23 है, हु एक्टेड इन जॉनसन प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। जॉनसन, जो बैन जॉनसन है आपके, बैन जॉनसन, उनका प्ले है, वेरी फेमस प्ले, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। 1598 उसकी ईयर भी याद रखना, 1598 में आया है। उसमें किसने एक्ट किया था ये बताना है। जॉन फ्लेचर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस डेकर, रिचर्ड बर्बिस। ठीक है, सो ये विलियम शेक्सपियर हैं जिन्होंने इनका जो प्ले है एवरी मैन इन इज ह्यूमर, इसमें एज एक्टर काम किया था विलियम शेक्सपियर। 24 है, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596, वॉट इज पोर्सियाज कंप्लेन इन एक्ट 1 सीन 2। तो एक्ट 1 सीन 2 में पोर्सिया की कंप्लेन क्या है? She hates the cascade test. She is lonely. She wishes to disobey her father. She cannot leave Belmont. ठीक है, तो शी हेट्स द कास्केट टेस्ट, सो ए इज़ द राइट आंसर। वो हेट करती है कास्केट टेस्ट को कि उसके फादर एक ऐसा टेस्ट दे के गए हैं कि उसको क्वालिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है सीता की शादी कैसे हुई थी? उनके लिए स्वयंवर रचा गया था कि जो इस धर्म पर प्रत्यय चढ़ा देगा उसी को सीता माता माला पहनाएंगी। तो सिमिलरली यहाँ पे इनका जो फादर है पोर्सिया का, उसने ये रखा है टेस्ट कि जो भी सूटर आएगा वो मतलब 3 कास्केट में से जिस कास्केट में पोर्सिया का फ़ोटो रखा है उस कास्केट को चुनेगा, वही पोर्सिया का हस्बैंड होगा। इस तरीके का टेस्ट उसने रखा है इसके फादर ने। तो पोर्सिया को अच्छा नहीं लगता क्योंकि पोर्सिया लव करती है वेसेन्यू से, और उसको ये डर लगता है कि अगर वेसेन्यू नहीं जीता तो उसको तो शादी उसी से करनी पड़ेगी ना जो ये कास्केट टेस्ट जीतेगा। तो उसे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो प्यार करती है बेसोनियो से और वो चाहती है कि मेरी शादी, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से ये चीज़ें उसके प्यार में रुकावट क्रिएट कर सकती हैं, इसलिए। 25 इन 12th नाइट और व्हाट यू विल, वॉट इज सेबेस्टियन रिलेशनशिप टू वॉयला। ठीक है, 12th नाइट में या फिर उसका जो सब टाइटल है व्हाट यू विल, उसमें सेबेस्टियन और वॉयला का रिलेशनशिप क्या है? सो ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, जुड़वा भाई बहन है जो सिप रैक की घटना में ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, दोनों बिछड़ जाते हैं और ये जो वायला है ये अपने ड्यूक और सीनो के यहाँ आ जाती है, तो वहाँ पर ये सिजेरियो बन जाती है, डिस्गाइज कर लेती है। एंड इसका जो भाई है सेबेस्टियन, वो वो भी इससे अलग हो जाता है, लेकिन एंड में दोनों लोग ये मिल जाते हैं। 26 है, इन एक्ट 1 सीन 5, एक्ट 1 सीन 5, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ 1606, वॉट डज लेडी मैकबेथ मीन बाय। ठीक है, तो ये जो ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ, वहाँ से लाइन ली गई है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, कि इनोसेंट फ्लावर जैसे दिखो बट बी द सरपेंट अंडर इट, लेकिन इसके अंदर क्या बने रहो? सरपेंट बने रहो। इसका मतलब क्या है? बी ट्रूथफुल इन अपीयरेंस एंड एक्शन, हाइड इविल इंटेंशन बिहाइंड अ जेंटल फेस, शो एंगर ओपनली, प्रेज जंकन ओपनली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाइड इविल इंटेंशन बिहाइंड ए जेंटल फेस, मतलब आपके जो बुरे इरादे हैं वो पता नहीं चलने चाहिए, मतलब अपना फेस ऐसे इतना मासूम रखो कि लोगों को शक ना हो कि तुम्हारे इंटेंशन, तुम्हारे इरादे कैसे हैं। ठीक है, तो मतलब वही है कि मतलब इनोसेंट दिखो बट बने रहो सरपेंट। सो नेक्स्ट है, सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 27, वॉट वॉज द नेम ऑफ डायरेक्ट वॉलकॉट मदर। तो डायरेक्ट वॉलकॉट की माँ का नाम क्या था ये बताना है। मैरी वॉलकॉट, वॉरविक वॉलकॉट, एलेक्स मर्लिन वॉलकॉट, एनीता वॉलकॉट। सो वारविक वॉलकॉट, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28, विच इंडियन ऑनर डिड ए के रामानुजम रिसीव इन 1976। ठीक है, कौन सा इंडियन मतलब जो सम्मान है इंडिया का वो ए के रामानुजम को प्राप्त हुआ है? पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण। विच ऑनर ए के रामानुजम रिसीव इन इंडिया? ठीक है, सो पद्म श्री ऑनर रामानुजम रिसीव इन इंडिया, सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाकी इन्होंने 1999 में
मरने के बाद, है ना, मरने के बाद इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था। 29 है कमला दास मदर नालापत बालामणि अम्मा वॉज अ नोवेलिस्ट, अ डांसर, ए पोइटेस, अ सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, तो कमला दास आपको पता है मालाबार में बॉर्न, केरला की हैं ये, है ना, साउथ इंडिया। और इनकी जो मदर है नालापत बालामणि अम्मा, वो क्या थी बाई प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन पूछा जा रहा है, तो वो भी कवित्री थी। ठीक है, तो उन्हीं से कमला दास को इंस्पिरेशन मिली कवि बनने की। तो वो भी, इनकी माँ भी कवि थी, और कमला दास तो आप जानते ही हैं। सो ए पोइटस, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजिकल फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन। ठीक है, तो एजिकल है ना, नज़ीम एजिकल का फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन का नाम बताना है। द अनफिनिश्ड मैन, टाइम टू चेंज, द थर्ड, 69 पोइम्स। कौन सा उनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है? सो द time to change is Ezekiel first poetry collection. So B is the right answer. Next है 31, which famous Irish poet wrote the introduction to Tagore's गीतांजलि। ठीक है, वो कौन से फेमस पोइट हैं, आयरिश पोइट हैं, जिन्होंने गीतांजलि का इंट्रोडक्शन लिखा था, ये आपको बताना है। T.S. Eliot, W.B. Yeats, Ezra Pound, Matthew Arnold। So W.B. Yeats wrote the introduction of टैगोर गीतांजलि। ठीक है, सो W.B. Yeats। नेक्स्ट है 32, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन वॉज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इन्हीं को 4 टाइम पुलिट्जर मिला था, ये ध्यान रखना आप लोग, जो मैंने अभी पूछा था आप लोगों से। ठीक है, एक तो आपके इनको मिला है जो है ये ओ नेल, इनको 4 बार मिला है, इनको भी 4 बार मिला है। So north of Boston, a 1914 mountain interval, a Boysville 1913 and न्यू हैम्पशायर। ठीक है, सो ये 4 इनके पोइट्री कलेक्शन है, बहुत ही फेमस है, इनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फर्स्ट बताना है। ठीक है, सो ए बॉयज़ बिल 1913, अ बॉयज़ बिल, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ डिकिंसन पोएम वर पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। मतलब टोटल उनकी लाइफ जीवन में कितनी पोएम उनकी पब्लिश हुई हैं एमिली डिकिंसन की, ये बताना है। 10, 50, 100, 500। तो 10। ठीक है, टोटल 10 मतलब पोएम है उनकी जो लाइफ टाइम उनकी पब्लिश हुई हैं। 34 है वाइट विटमैन्स पेरेंट्स वर। इनके पेरेंट्स का नाम क्या था? ठीक है, ये ऑप्शंस है आपके यहाँ पे। सो विटमैन्स पेरेंट्स वर वॉल्टर विटमैन एंड लुइजा वैन वेल्सर। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35, लार्किन वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच नोबलिस्ट ड्यूरिंग हिज ऑक्सफोर्ड ईयर्स। ठीक है, तो जो लार्किन है, लार्किन ने अपनी पढ़ाई करी थी ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर ये किसके साथ, कौन से नोबलिस्ट हैं जिनके साथ ये एसोसिएट रहे थे? किंग्सली एमिस, जॉर्ज ऑरवेल, डायलन थॉमस, T.S. इलियट। ठीक है, सो किंग्सली एमिस के साथ ये जुड़े रहे थे, एसोसिएट रहे थे। सो ए इज़ द राइट आंसर, किंग्सली एमिस। नेक्स्ट है 36, एट विच कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिड ह्यूज स्टडी। ठीक है, कौन सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में ह्यूज ने पढ़ाई की है? किंग्स कॉलेज, पेम्ब्रोक कॉलेज, ट्रिनिटी, सेंट जॉन कॉलेज। ठीक है, सो दिस इज पेम्ब्रोक कॉलेज। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37, विच यूनिवर्सिटी डिड W.H. ऑर्डन अटेंड। कौन सी यूनिवर्सिटी W.H. ऑर्डन ने अटेंड की थी, ये बताना है। ठीक है, सो क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड। So C is the right answer. Next है 38. Which book by Arthur Simon introduced T.S. Eliot to French symbolist poet? ठीक है, so your options are modern poetry and poetics, the symbolist movement in literature, poetics of modernism, the essence of poetry. So the symbolist movement in literature. So B is the right answer. Next है 39, which secret society focus on the occult did Yeats join in 1890? The Ghost Club, the Rhymers Club, Hermetic Order of the Golden Dawn, Irish National Theatre Society, Hermetic Order of the Golden Dawn. So C is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 40, विच कलेक्शन मार्क्ड आर्नोल्ड फर्स्ट पब्लिश्ड बुक ऑफ पोएम्स 1849। ठीक है, 1849 में आर्नोल्ड का
फर्स्ट ये पोइम्स का जो कलेक्शन आया उसका नाम था, वो बताना आपको। एम्पीडोकल्स ऑन एटना, न्यू पोइम्स, द स्टेड ट्रेवलर एंड अदर पोइम्स, पोइम्स अ न्यू एडिशन, तो द स्टेड ट्रेवलर एंड अदर पोइम्स, सो सी इज द राइट आंसर। 41 है, रॉबर्ट ब्राउनिंग सीक्रेटली मैरिड विच फेमस पोइट। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो शादी है, उन्होंने एक पोइट से शादी की थी, ठीक है, उनका नाम बताना है, उनका नाम क्या था? क्रिस्टिना रोसेट्टी, एमिली ब्रॉन्टे, एलिजाबेथ बैरेट, जॉर्ज एलियट। ठीक है, सो एलिजाबेथ बैरेट क्या हैं? एक फेमस पोइट हैं जिनसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने शादी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 42, व्हाट वाज टेनिसन फर्स्ट पब्लिकेशन। टेनिसन का फर्स्ट पब्लिकेशन क्या था? पोइम्स चीफली लिरिकल, इन मेमोरियम AHH, पोइम बाई टू ब्रदर्स, द लेडी ऑफ शैलॉट। ठीक है, सो ये सभी की सभी क्या हैं? टेनिसन के पोइट्री कलेक्शन है। सो इनका जो है फर्स्ट जो इनका पोइट्री कलेक्शन था वो था पोइम बाई टू ब्रदर्स, तो सी इज द राइट आंसर। 43 है, विच वॉज कीट्स फर्स्ट पब्लिश पोइम। कीट्स की पहली पोइम कौन सी है जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी, वो बतानी है। एंडीम्योन, ओ सॉलिट्यूड, आइस टू टिप टॉप, स्लीप एंड पोइट्री। ठीक है, सो सबसे पहले जो इनकी पोइम पब्लिश हुई थी वो है ओ सॉलिट्यूड, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 44, वाई वॉज पर्सी सैली एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1811। ठीक है, 1811 में, एक्सपेल्ड मतलब होता है निकालना, बाहर कर देना। पर्सी बेसी सैली को 1811 में यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया था, एक्सपेल्ड कर दिया गया था, क्यों? वाई, रीज़न बताना है। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से, रिफ्यूजिंग टू डिनाई ऑथरशिप ऑफ द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, eloping with Harriet Westbrook, criticizing William Godwin। ठीक है, सो यहाँ पर रिफ्यूजिंग टू डिनाई ऑथरशिप ऑफ द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म की वजह से इनको जो है एक्सपेल्ड किया गया था यूनिवर्सिटी से इन 1811। तो याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, बी। नेक्स्ट है 45, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज। जो रोमांटिक एज है उसको और किस नाम से जाना जाता है? एज ऑफ पोप, एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, एज ऑफ ड्राइडन। तो आपको पता है कि जो एज होता है, कोई भी एज हो, अगर उस एज का जो डोमिनेंट राइटर होता है ना, तो उसी राइटर के नेम पर उस एज का नाम भी पड़ जाता है। तो जो रोमांटिक एज था उसके मुख्य राइटर थे विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है लिरिकल बेलाड, उसी से उस एज की शुरुआत मानी जाती है एंड डोमिनेंट पोइट माने जाते हैं। तो इनके नाम पर इस एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी बोला जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। एट विच कॉलेज डिड थॉमस ग्रे स्टडी एट कैम्ब्रिज। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, पैम्ब्रोक कॉलेज, पीटर हाउस, ट्रिनिटी कॉलेज, किंग्स कॉलेज। तो पीटर हाउस में इन्होंने की थी। नेक्स्ट है 47, अलेक्जेंडर पोप फर्स्ट पब्लिश वर्क। ठीक है, इनका भी आपको फर्स्ट पब्लिश वर्क बताना है। द रेप ऑफ द लॉक, पेस्टोरल्स। ठीक है, रेप ऑफ द लॉक तो आपके सिलेबस में है। पेस्टोरल्स, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म या एन ऐसे ऑन मैन। तो जो फर्स्ट पब्लिश वर्क है ना वो पेस्टोरल है ना, तो बी याद रखना, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48, वाई डिड जॉन डन नेवर रिसीव अ डिग्री एट ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ये जो जॉन डन हैं इन्हें कभी भी कोई डिग्री क्यों नहीं मिली, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से इन्होंने रिसीव क्यों नहीं की? अब ये आपके ऑप्शंस हैं। ही वॉज एक्सपेल्ड फॉर मिसकंडक्ट, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज स्टडी, ही रिफ्यूज टू टेक द ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी, he lacked financial resources। So he refused to take the oath of supremacy, so C is the right answer। Next है 49, the narrative technique of paradise lost begin in media res। जो narrative technique होती है paradise lost की, begin in media res, what does this latin phrase means। तो ये वाला जो फ्रेज है मीडिया रेस, इसका मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इन द मिडिल ऑफ थिंग्स, एट द वेरी बिगनिंग, विद अ फ्लैशबैक। ठीक है, सो ये जो नैरेटिव टेक्निक है पैराडाइज लॉस्ट में जो यूज़ की गई है मीडिया रेस, इसका ये एक मतलब लैटिन फ्रेज है ना। मीडिया रेस क्या है? एक लैटिन फ्रेज है।
इसका मतलब होता है इंग्लिश में इन द मिडिल ऑफ द थिंग्स, यानी कि जब चीज़ें बीच में से शुरू होती हैं उसको हम बोलते हैं मीडिया रेस। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50, हु सेज अबाउट द एलिजाबेथन पीरियड अ नोबल एंड पुसियन नेशन राउजिंग हर सेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉ। ठीक है, किसने कहा है, ये कौन कहता है एलिजाबेथन पीरियड के बारे में ऐसा? तो ये एक स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है अ नोबल एंड पुसियन नेशन एंड राउजिंग हर सेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक। तो ये कौन बोलता है? शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बैन जॉनसन, ड्राइडन। सो जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, जॉन मिल्टन ने कहा था एलिजाबेथन पीरियड के लिए। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 51, सोनेट नंबर 29 बाई विलियम शेक्सपियर, द टर्निंग पॉइंट वोल्टा इन सोनेट 29 अकर्स एट। ठीक है, सो लाइन 1, लाइन 5, लाइन 9, लाइन 12। सो ये जो है इनकी सोनेट है 29 विलियम शेक्सपियर की एंड 138 सोनेट आपके सिलेबस में है, आपको जो पढ़नी है। इसमें जो टर्निंग पॉइंट मतलब जो वोल्टा जिसको कहते हैं, है ना, वोल्टा मतलब ब्रेक होता है बेसिकली, ये है ना पोइट्री के अंदर जो ब्रेक है वो होता है आपका लाइन 9 पर, 9 लाइन पर। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि उनकी डेथ कब हुई थी। तो 23 में ही बॉर्न है वो, और जो डेथ वाली जो मतलब जो डेट है वो भी 23 है, बस ईयर का फ़र्क है ना। तो यहाँ पर 1564 में इनका जन्म है, 23 अप्रैल 1564, एंड जो डेथ है उनकी वो भी 23 अप्रैल 1616 में है। सो बी, सो आपका जो डेथ पूछी है ना, तो बी करेक्ट हो जाएगा, 1616। विच टाइप ऑफ डायलॉग अकर्स इनसाइड अ करेक्टर्स माइंड। ठीक है, जो करेक्टर के माइंड में चलते हैं उन वो डायलॉग्स कौन से होते हैं? आउटर, इनर, स्टेज डायलॉग, मोनोलॉग ओनली। ठीक है, तो जो आपके माइंड के अंदर जो चलते हैं उनको बोलते हैं हम इनर डायलॉग। सो ए इज़ द राइट आंसर। 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वी ऑलवेज यूज वाइल राइटिंग ए लेटर। सो जब हम लेटर लिख रहे होते हैं तो हम हमेशा यूज़ करते हैं क्या? पैराग्राफ, पोइट्री, शायरी, टफ वर्ड। तो आप लेटर लिखते समय पोइट्री का यूज़ तो करते नहीं हो, ना शायरी लिखते हो, ना टफ वर्ड्स लिखते हो, सिंपल सरल भाषा में आप लेटर लिखते हो, लेकिन हाँ आप पैराग्राफ का ध्यान रखते हो लेटर लिखते समय। तो ए इज़ द राइट आंसर। वॉट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन जो वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। आई सो द डाउन ऑफ द वर्ड, ये जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है। ठीक है, सो ये वर्ड क्या है यहाँ पर? डाउन, नाउन है। सो ए इज़ द राइट आंसर। 56 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। मुझे उल्टा जवाब मत दो, तो मुझे उल्टा जवाब मत दो कि इंग्लिश क्या बनेगी? डोंट रिप्लाई मी अपसाइड डाउन, डोंट टॉक बैक टू मी, डोंट गिव मी एन ऑपोजिट आंसर, डोंट गिव मी ए स्ट्रेट आंसर। सो डोंट टॉक बैक टू मी। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। सो करीम के पास उतना सोना है जितना रहीम के पास है, इसकी इंग्लिश बनानी है आपको। सो करीम हैज़ एज मच गोल्ड एज रहीम। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 58, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। राम ने पत्र लिखवाया, राम गॉट अ लेटर रिटिन, राम हैड ए लेटर रिटिन, राम रोट अ लेटर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो दोनों करेक्ट हैं। राम गॉट अ लेटर रिटिन, राम हैड ए लेटर रिटिन, बोथ ए एंड बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है 59, एडजेक्टिव फॉर्म हेल्प। हेल्प की एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है। हेल्प, हेल्पफुल, हेल्पिंग, हेल्पलेसफुल। हेल्प का एडजेक्टिव क्या होगा? 59। ठीक है, तो हेल्प का जो एडजेक्टिव होगा वो हो जाएगा हेल्पफुल। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे भी एडजेक्टिव बताना है 60 में। एडजेक्टिव ऑफ केयर, तो केयर का एडजेक्टिव क्या होगा? केयरफुल।
ठीक है, केयरफुल हो जाएगा। सो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे इनकरेक्ट मैच आपको बताना है 61 में। न्यूक्लियस न्यूक्ली, ओसिस ओसिस, पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, प्यूपिल प्यूपिल्स। सो इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, सो ए यहाँ पे इनकरेक्ट है, न्यूक्लियस न्यूक्ली। नेक्स्ट है 62, इफ़ यू डोंट स्टडी यू डैश द एग्ज़ाम। ठीक है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा तुम्हारा, तुम फेल हो जाओगे, है ना। तो इफ़ यू डोंट स्टडी, ठीक है, जब इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होती है तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज किस में होती है, सिंपल फ्यूचर में। तो यहाँ पे फेल, विल फेल, फेल फेल डाउन, वुड फेल, विल फेल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विल फेल। So A is the right answer. Next है question number 63. The ship will call dash Mumbai next week. ठीक है, सो ये फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ बतानी है, कॉल है ना, कौन सा आर्टिकल मतलब पार्टिकल हम लगाएं, सो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगी सही, ऑन, एच, फोर, इन। सो यहाँ पर आपका एच आएगा। ठीक है, कॉल एट, कॉल एट, कॉल एट का मतलब होता है रुकना, है ना। तो यहाँ पे द शिप विल कॉल एट मुंबई नेक्स्ट वीक, तो जो शिप है वो मुंबई में रुकेगा नेक्स्ट वीक। ओके, सो यहाँ पे एट करेक्ट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है 64, ही टुक अ वॉक टू एब्सटेन एल्कोहल। ठीक है, तो उसने एल्कोहल से दूर रहने की बात की है। तो आपको पता ही है कि एब्सटेन क्या है, कि इसके बाद प्रीपोजिशन आता है फिक्स फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम, ही टुक अ वॉक टू एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और भी वर्ड होते हैं जैसे रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, तो इनके साथ फ्रॉम आता है, सफरिंग फ्रॉम, इस तरीके से। तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 65, माई अंकल इज डैश देन माई फादर। तो मेरे जो अंकल हैं वो मेरे फादर से क्या हैं, छोटे हैं। यंग का आपको यहाँ पे कॉम्पेरेटिव बनाना है। सो यंगेस्ट, मोर यंग, यंगर, यंग, तो यंगर है ना। सी करेक्ट है, माई अंकल इज़ यंगर देन माई फादर। नेक्स्ट है 66, आई लाइक टू वॉच टेनिस ऑन टेलीविज़न। ठीक है, टेनिस देखना मैं पसंद करता हूँ टेलीविज़न पर, इट इज़ डैश वेरी गुड गेम। तो ये क्या है कि बहुत ही अच्छा गेम है। तो यहाँ पे आर्टिकल बताना है कौन सा आएगा, ए एन दी, नो आर्टिकल, तो यहाँ पे आएगा ए। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड गेम, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 67, देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। रोहन इज़ स्ट्रोंगर देन आकाश। ठीक है, तो रोहन क्या है, आकाश से स्ट्रोंगर है। ठीक है, यहाँ तुलना की जा रही है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, आकाश इज़ नॉट एज स्ट्रोंग एज रोहन। ठीक है, ये पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा कि आकाश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि रोहन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि मतलब सेंटेंस बदल जाए बट विदाउट चेंज इट्स मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो सेंटेंस है, जैसे हमने पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया इसको, कॉम्पेरेटिव को, विदाउट चेंज इट मीनिंग। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 68, द शिप विल ऑल इट्स पैसेंजर ड्रोन वर आर वॉज हैव बीन। ठीक है, तो शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के मैंने बताया थे फ्रेज होते हैं, जैसे विद ऑल, विद टुगेदर, विद, इस तरीके से। तो जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो शिप वॉज होगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सो वाज करेक्ट हो जाएगा। शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर वॉज ड्रॉन, मतलब डूब गया अपने, मतलब जितने भी उसमें पैसेंजर थे उन सबके साथ। 69 है यहाँ पे, फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम टू सिंपल सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करना है। ठीक है, सो आई कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स, मैंने उसे कई बार बुलाया, ही डिड नॉट आंसर, बट उसने कोई आंसर नहीं दिया। तो आई कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स एंड आई कॉल्ड हिम सेवरल टाइम बट ही डिड नॉट आंसर। एंड ये सी में देखो यहाँ पे भी वही बिकॉज दे रखा है। ठीक है, तो कंपाउंड बनाना, तो कंपाउंड में बिकॉज तो आता नहीं है। ठीक है, सो ही डिड नॉट आंसर, ये कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। बट वाला जो है आपका करेक्ट है ना, बी।
आई कॉल्ड हिम सेव, मैंने उसे कई बार बुलाया बट, लेकिन है ना यहाँ पे विरोधाभास आ गया कि उसने कोई आंसर नहीं दिया। नेक्स्ट है 70, कंबाइन इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाना, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु इज शी, कि वो कौन है। सो इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, सो ये आपके ऑप्शंस हैं 4, यहाँ पे देख लो। आई डोंट नो हु इज़ शी, आई डोंट नो हु शी इज़, है ना, हु शी इज़, आई डोंट नो शी इज़, आई डोंट नो। बी वाला करेक्ट है, आई डोंट नो हु शी इज़। ठीक है, ये नाउन क्लॉज बन गई। नेक्स्ट है 71, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंस बताना है कि सिंपल सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। सो महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वॉज अ ग्रेट लीडर। ठीक है, सब में वही है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, कॉमा का ध्यान रखना है इस वाले सेंटेंस में। महात्मा गांधी कॉमा द फादर ऑफ नेशन कॉमा वॉज अ ग्रेट लीडर। ठीक है, बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 72, करेक्ट सिंथेसिस यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके आपको है ना सिंथेसिस बनाना है, मतलब सिंपल वही सेंटेंस बनाना है। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया। सी वेंट टू पार्क, और वो पार्क चली गई। तो काम ख़त्म करने के बाद वो पार्क गई। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू पार्क, ये सही है। फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट टू पार्क, ये भी सही है, दोनों सही है ये। तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, बोथ, ये भी सही है और ये भी सही है, बोथ ए एंड सी। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, रोहन सैड आई वॉज रीडिंग ए लेटर। रोहन ने क्या कहा कि वो एक लेटर पढ़ रहा था। तो रोहन सैड दैट ही वॉज, है ना, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। आई मैंने बताया था सन, याद रखना है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ही वॉज रीडिंग ए लेटर, तो आपका जो फर्स्ट है रोहन सैड ही वॉज रीडिंग ए लेटर, ही इज़ है यहाँ पर, है ना, ही हैड बीन है, फिर यहाँ पर रीड सही तो हो गई नहीं, ये भी गलत है, ये वाला ठीक है, आपका फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। रोहन रोहन सैड दैट ही वॉज रीडिंग ए लेटर, लेकिन दैट यहाँ पे नहीं दे रखा है, बस आपको सेंस निकालना है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज़ द पैसिव ऑफ, पैसिव बनाना है आपको। द पुलिस मैन वो टेकिंग मी टू प्रिजन, जो पुलिस मैन थे वो मुझे कहाँ ले गए, जेल में। पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है ना, तो आई से स्टार्ट हो जाएगा, वरना आई वॉज बींग टेकन टू प्रिजन बाई 2 पुलिस मैन, सो ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पैसिव ऑफ द सेंटेंस, ही क्लोज द विंडो। ठीक है, इसका पैसिव क्या बनेगा कि उसने विंडो जो थी क्लोज कर दी। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाया जाएगा, है ना, या क्रॉस हो जाता है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है, सब है ना, ऑब्जेक्ट आगे और सब्जेक्ट पीछे, इस तरीके से क्रॉस बन जाता है। सो द विंडो वॉज क्लोज्ड बाई हिम, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको कि बैक्टीरिया दे रखा है, चारों में ही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, फाइंड आउट प्लीज। बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया, ठीक है, तो BACTERIA, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया बी सही है। इन विच ईयर द ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल ऑल्सो कॉल्ड किंग जेम्स बाइबल वॉज पब्लिश। ठीक है, तो किस ईयर में ये ऑथराइज्ड वर्जन जो बाइबल का ऑथराइज वर्जन पब्लिश हुआ था, जिसको कि हम किंग जेम्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको बताना, ईयर बतानी है। सो इन 1611, ठीक है, 1611 में ऑथराइज वर्जन आया था, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 78, सेलेक्ट द करेक्ट पंचुएशन। यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है जिसमें मतलब करेक्ट पंचुएशन है। शी इज़ स्मार्ट इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। ठीक है, तो कोई एक ही इंसान के बहुत सारे गुण दे रखे होते हैं, या कई सारे नाउन होते हैं, या कई सारे एडजेक्टिव एक साथ सीरीज में होते हैं, तो उनको हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। सो सिंपल इसका रूल है। ठीक है, सो सी इज़ स्मार्ट इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, सो ए वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा का रूल फॉलो होगा, बाकी इसमें स्मार्ट के बाद इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सब गलत हैं।
नेक्स्ट है 79, विच सुफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म वर्ड मीनिंग स्टेट ऑफ अर्जेंसी फ्रॉम अर्जेंट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो अर्जेंट है इसका हम मतलब इसमें हम कौन सा सुफिक्स लगाएं कि ये वर्ड नाउन बन जाए, है ना। तो क्या लग जाएगा इसमें, अर्जेंट में अर्जेंसी, तो ये बन जाएगा नाउन। ठीक है, सो अर्जेंट में हमने सी वाई लगा दिया तो यहाँ पे ये नाउन बन गया, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 80 है, विच प्रीफिक्स शुड बी एड टू फॉर्म अ वर्ड मीनिंग ओरिजिनल टाइप फ्रॉम टाइप। तो टाइप में मतलब कौन सा वर्ड लगे, यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स लगे कि वर्ड बन जाए ओरिजिनल टाइप। तो यहाँ पे प्रोटो है, प्रो है, क्वासी है, रिट्रो है, तो प्रोटो सही है ना। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब ओरिजिनल, कोई भी चीज़ ओरिजिनल होती है उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। 81 है, विच प्रीफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म ए वर्ड मीनिंग टू मेक काम फॉर्म काम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी डी डिस एन, तो यहाँ पे बी प्रीफिक्स लग जाएगा, तो ये बन जाएगा बिकम। नेक्स्ट है यहाँ पे 82, नेक्स्ट है 82, टू बीट द एयर मीन्स। एयर को पीटने का क्या मतलब है, एयर को पीटने का मतलब क्या होगा कि मतलब एयर को कोई पीट ही नहीं सकता है ना। तो टू मेक यूजलेस एफर्ट, ऐसा काम करना जिस मतलब यूजलेस एफर्ट करना एक तरह से, है ना। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फ्रेज अ स्लीपिंग पार्टनर मीन्स। एक फ्रेज है यहाँ पर स्लीपिंग पार्टनर, इसका मतलब क्या होगा, लेजी पर्सन, इनएक्टिव पार्टनर, बिजनेस मैनेजर या फिर क्लोज फ्रेंड। तो इनएक्टिव पार्टनर यानी कि आज मतलब एक्टिव नहीं है। 84 है, ईडियम ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट मास्टर, पार्शियल ओनर, माइनर रोल, ऑर्डिनरी पर्सन। तो ऑल इन ऑल माने आपको पता ही है, हिंदी में तो बोलते हैं इसको सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा। कंप्लीट मास्टर, किसी चीज़ में कंप्लीट नॉलेज होना, कंप्लीट चीज़ें मतलब जानना, तो ऑल इन ऑल। 85 है, रिटिन डिक्लेरेशन एज एन ओथ इज कॉल्ड। ठीक है, तो रिटिन डिक्लेरेशन है ना, एज एन ओथ, ओथ के रूप में लेना कहलाता है एफिडेविट। नेक्स्ट है यहाँ पे 86, अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन विलेज इज कॉल्ड, है ना। गांव में जो हाउस का जो घर मतलब ग्रुप होता है छोटा सा, है ना, मतलब गांव में घरों का, घर के जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ हाउस को क्या बोलते हैं, हैमलेट, कॉलोनी, टाउन, स्ट्रीट। तो गांव में ये जो हाउस का जो ग्रुप होता है इसको हैमलेट बोलते हैं ना। सो ए इज राइट आंसर। 87 है, सेंसियोर निंदा, चूज द एंटोनियम। सेंसियोर का आपको एंटोनियम बताना है, क्रिटिसाइज, प्रेज, कंडेम और रिप्रोच। एंटोनिम क्या होगा, सेंसियोर का मतलब क्या होता है, निंदा करना किसी की, है ना, किसी की निंदा करना। तो अपोजिट हो जाएगा प्रशंसा करना, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 88, बेतुका, एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या होता है, बेतुका, है ना। तो चूज द एंटोनिम, इसका एंटोनिम बताना है। तो सिली, सिली भी बेतुका होता है, फुलिश भी बेतुका होता है, अनरियल भी वही चीज़ है। तो इसका हो जाएगा एंटोनियम आपका रेशनल। ठीक है, रेशनल मतलब होता है तार्किक, लॉजिकल। नेक्स्ट है 89, द सिनोनियम ऑफ ब्लीक। ब्लीक का सिनोनियम बताना। तो ब्लीक आपको पता है क्या होता है, ब्लीक मतलब नीरस, उदास। तो ब्राइट मतलब होता है चमकीला, चीयरफुल माने भी वही खुश होता है, जॉयफुल माने भी खुश होता है ना। तो ग्लूमी हो जाएगा सिनोनियम, क्योंकि ब्लीक मीन्स भी नीरस और उदास होता है, ग्लूमी माने भी क्या होता है, नीरस और उदास होता है। 90 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ललिता इन कमला मार्केंडिया टू वर्जिन। ठीक है, तो ललिता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये बताना है आपको। ललिता क्या है, कमला मार्केंडिया का जो टू वर्जिन है उसमें आपको पता है मेन हीरोइन है ललिता सरोजा की कहानी है, सब पता है आपको, है ना। तो शी रिमेन इन द विलेज ऑल हर लाइफ, वो सारा टाइम अपने गाँव में रहती है। सी बिकम्स अ सिम्बल ऑफ रेकलेस परस्यूट ऑफ मॉडर्निटी। सी गाइड सरोजा टू अर्बन सक्सेस, शी मैरिज देवराज। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, देवराज आपको पता ही है, वो डायरेक्टर जो गुप्ता है जिस जो सीड्यूस करता है इसको, ललिता को,
उसका असिस्टेंट है देवराज, और ये जो देवराज है ये सरोजा को सेड्यूस करने की कोशिश करता है इस नोवेल के अंदर, ठीक है। मतलब दो बहनों की कहानी है, और दो बहनों के माध्यम से कमला मार्केंडे ने क्या है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है गाँव और शहर के बीच में। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सी बिकम्स अ सिंबल ऑफ रेकलेस परस्यूट ऑफ मॉडर्निटी, यानी कि है ना, जो मॉडर्निटी है उसको फॉलो करती है, उसका सिंबल वो बन जाती है नोवेल के अंदर। हु रोट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, है ना, रोट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, अ ट्रेवल एडवेंचर मेकिंग फुल यूज़ ऑफ 19th century ट्रांसपोर्ट इनोवेशंस। तो ये आपको वर्क बताना है किसका है, जूल वर्ने, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, सैमुअल जॉनसन, मार्क ट्वेन। तो ये जूल्स वर्ने का वर्क है, सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एक तरह से ट्रैवल लॉग है ये। 92 का है, द 5 वॉल्यूम बायोग्राफी ऑफ हेनरी जेम्स, ठीक है, वॉज रिटिन बाय। तो ये जो बायोग्राफी है हेनरी जेम्स की, किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। अर्नेस्ट जोन्स, लियोन एडल, विलियम मैनचेस्टर, जोसेफ वुड क्रूच, ठीक है। तो ये लियोन एडल ने लिखी है, सो बी इज़ द राइट आंसर। फिर यहाँ पे है 93, जॉन फ्लेचर फेथफुल सीफर्डेस इज़ अ रीवर्किंग ऑफ विच रेनेसा ट्रेजी कॉमेडी, ठीक है। तो फेथफुल सीफर्डेस जॉन फ्लेचर का एक रीवर्किंग है, कौन से वर्क का रीवर्किंग है वो, ठीक है। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, इल प्लास्टर फिडो है, टेम्पेस्ट है, द टेम्पेस्ट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एंड गेम है, ठीक है। सो इल पैस्टर फिडो का ये रीवर्किंग है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 94 है, हु ऑथर द कॉमेडी एपिकॉन और द साइलेंट वुमेन, ठीक है। इनका ऑथर कौन है, ये कॉमेडी एपिकॉन और द साइलेंट वुमेन, इनका बताना है आपको ऑथर। विलियम कॉन्ग्रीव, वेन जॉनसन, जॉन फ्लेचर, रिचर्ड ब्रिंसली, ठीक है। सो ये वेन जॉनसन है, ठीक है। वेन जॉनसन authored the comedy Epicon or the Silent Woman, so B is the right answer। 95 है, इन द फोर पिक्स बाई जॉन हेवुड, ठीक है। आपको पता है जॉन हेवुड का वर्क है 4 पीसेस। द करेक्टर आर, तो इसके जो करेक्टर हैं वो कैसे करेक्टर्स हैं, एलोगोरिकल फिगर हैं, हिस्टोरिकल रूलर्स हैं, रियल ह्यूमन करेक्टर्स हैं, या फिर बिब्लिकल प्रोफेट हैं। तो ये जो करेक्टर्स हैं जॉन हेवुड का वर्क है 4 पीसेज में, वो रियल हैं, रियल ह्यूमन करेक्टर्स हैं ना। 4 करेक्टर्स हैं जिनका नाम स्टार्ट होता है पी से। 96 है, विच टाइप ऑफ लाइफ नैरेटिव फोकसेस ऑन स्पेसिफिक इवेंट और पीरियड रादर देन द सब्जेक्ट एंटायर लाइफ। तो कौन सा ऐसा नैरेटिव है जो केवल उस पार्टिकुलर इवेंट या पीरियड पर फोकस करता है रादर देन द सब्जेक्ट एंटायर लाइफ। ऑथर के किसी पार्टिकुलर इवेंट या पीरियड पर जो नैरेटिव फोकस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेमोयर, ऑथोराइज्ड वर्जन बायोग्राफी, अनऑथोराइज्ड बायोग्राफी, क्रोनोलॉजी। तो इसको मेमोयर बोलते हैं, ठीक है। मेमोयर क्या है, बायोग्राफी, बायोग्राफी या इसका पार्ट है ये, ठीक है। बायोग्राफी का पार्ट है ये मेमोयर। नेक्स्ट है 97, ओ कैप्टन माई कैप्टन वॉज रिटिन इन मेमोरी ऑफ। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन किसकी मेमोरी में लिखी गई है, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, थॉमस जेफरसन, ठीक है। अब्राहम लिंकन अमेरिकन राष्ट्रपति थे, है ना। उनकी डेथ पर बहुत ही फेमस एलेजी लिखी है वॉल्ट विटमैन ने, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ठीक है। सो अब अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की डेथ पे बहुत ही फेमस एलेजी लिखी है वॉल्ट विटमैन ने, ओ कैप्टन माई कैप्टन। 98 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लिटरेरी एपिक पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट आपको पता ही है, इसका ऑथर कौन है, होमर, वर्जिल, जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन इज़ द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 1667 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। कंप्लीट हो गया था ये 1665 में, एंड स्टार्ट किया था इन्होंने 1658 में, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट।
नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग राइम स्कीम इज़ यूज्ड इन ए शेक्सपियर सोनेट। कौन सी राइम स्कीम है जो शेक्सपियर की सोनेट में यूज़ होती है? तो वेरी सिंपल, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का कौन सा फीचर नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। अनराइम्ड लाइम्स, ये तो इसका फीचर्स होता है। रेगुलर मीटर भी इसका फीचर्स है। फिक्स्ड राइम स्कीम यूज इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो फिक्स्ड राइम स्कीम इसका फीचर नहीं है, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 101, हॉरेशियन ओड आर नोन फॉर बीइंग। हॉरेशियन ओड को जाना जाता है सेलिब्रेटरी एंड पब्लिक, स्ट्रक्चर इन टर्सेट, सिंपल एंड मेडिटेटिव, ड्रामेटिक एंड रिटोरिकल। तो हॉरेशियन ओड कैसे होते हैं? सिंपल एंड मेडिटेटिव होते हैं ये, ठीक है। सिंपल और मेडिटेटिव ओड होते हैं, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ 102, व्हाट डिड इजरा पॉन्ड मीन बाई ल्यूमिनस डिटेल, ठीक है। ल्यूमिनस डिटेल बाई इजरा पॉन्ड क्या मतलब है इनका? ड्रीम लाइक सिंबल, एब्स्ट्रैक्ट मेटाफॉर, कॉन्क्रीट इमेज दैट कन्वे एन आइडिया, रिलीजियस एलूजन। सो कॉन्क्रीट इमेज दैट कन्वे एन आइडिया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 103, वॉट टेक्निक डिड इम्प्रेशनिस्ट ऑफन यूज टू डिपिक्ट द इफेक्ट ऑफ नेचुरल लाइट। तो ठीक है, ये बताना है आपको। ये जो ये जो इम्प्रेशनिस्ट हैं, ये कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, है ना, ये अपना जो नेचुरल लाइट का इफेक्ट दिखाने के लिए, तो एंड प्लेन एयर पेंटिंग का यूज़ ये करते हैं। नेक्स्ट है 104, वॉट सेंट्रल आइडिया अंडरपिन्स द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ठीक है। इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड का सेंट्रल आइडिया आपको बताना है। हीरोइक आइडियलिज्म, ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज़ पर्पस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज़ पर्पस ये गलत है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ मीनिंगलेस, ये वाला करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। क्योंकि ये लोग मानते हैं कि ह्यूमन का जो अस्तित्व है वो क्या है, मीनिंगलेस है। क्योंकि पता नहीं ना कि आज हम अपने घर में बैठे हुए हैं, कभी जब एक्चुअली जब वर्ल्ड वार चल रहा था तभी ये कॉन्सेप्ट आया था। तो उस समय क्या था कि ये जो राइटर्स थे इनका मानना ये था कि जो लाइफ है ना वो क्या है, अनप्रडिक्टेबल है। यानी कि जो ह्यूमन लाइफ है उसका कोई एग्जिस्ट है, मतलब मीनिंगलेस है ह्यूमन लाइफ, बेसिकली ये लोग ये कहते थे। क्योंकि अटैक हो रहे थे, चारों तरफ वार हो रहे थे, कब किस पे बॉम्ब गिर जाए कुछ पता नहीं। तो जीवन का क्या है कि कुछ भी नहीं पता, आज है कल नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 105, who authored The Colonizer and the Colonized, 1965, analyzing colonial power dynamics? Albert Memmi, M. Caesar, गायत्री सिपवक, होमी बाबा। हु ऑथर्ड द कॉलोनाइजर, ये बताना है आपको, ठीक है। 105, सो अल्बर्ट मैमी, ठीक है। अल्बर्ट मैमी ध्यान रखना, अल्बर्ट मैमी ऑथर्ड द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज 1965। इसमें इन्होंने एनालाइज किया है कॉलोनियल पावर डायनामिक्स, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। 106 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग की आपको विशेषता बतानी है। स्ट्रिक्ट प्लॉट स्ट्रक्चर होता है इसमें, कोहरेंट डायलॉग होते हैं, इलॉजिकल ऑर्डर ऑफ थॉट होता है, यूज़ ऑफ पोइटिक डिवाइसेस होता है। तो इसकी जो विशेषता है मुख्य वो है इलॉजिकल ऑर्डर ऑफ थॉट, सी इज द राइट आंसर। 107 है, व्हाट वाज द एस्थेटिक आइडियोलॉजी ऑफ द डिकाडेंट मूवमेंट। एस्थेटिक आइडियोलॉजी क्या है डिकाडेंट मूवमेंट की बतानी है। सिंपलिसिटी एंड बैलेंस, एक्सिस एंड आर्टिफिशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड फॉर्म, रियलिज्म एंड मॉरल टीचिंग, ठीक है। सो एक्सिस एंड आर्टिफिशियलिटी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 108, विच इवेंट इन 1453 सिग्निफिकेंटली बूस्टेड द रेनेसा ह्यूमनिज्म मूवमेंट, है ना। तो 1453 में कौन सी इवेंट थी जिसने रेनेसा मूवमेंट को बूस्ट किया? वो थी द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, बी इज द राइट आंसर। 109 है, विच मेजर प्लेग स्ट्रक लंदन इन 1665 टू 66।
कौन सा प्लेग था जो लंदन में फैल गया था इस ईयर में 1660 मतलब 1665 से 1666 में? तो ये ग्रेट प्लेग है, ठीक है, ग्रेट प्लेग फैल गया था। इसीलिए जो मिल्टन का वर्क था, है ना, तो मिल्टन का वर्क जो आपका 1667 में पब्लिश हुआ था ड्यू टू ग्रेट प्लेग, है ना, ये इसकी वजह से इन्होंने इसको 67 में जाके पब्लिश किया था। अदरवाइज़ तो कम्प्लीट ही मतलब 65 1665 में ही हो गया था, लेकिन यहाँ पे ग्रेट प्लेग फैला हुआ था लंदन में। नेक्स्ट है यहाँ पे 110, व्हाट इज़ द सेंट्रल करेक्टरिस्टिक ऑफ अ हीरो इन हीरोइक ड्रामा अकॉर्डिंग टू ड्राइडन? तो ड्राइडन के अनुसार क्या विशेषता होनी चाहिए हीरो की हीरोइक ड्रामा के अंदर? ए हीरो मस्ट बी relatable and humanized. A hero must be morally ambiguous. A hero must be powerful, decisive and dominant. तो सी वाला करेक्ट है कि हीरो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, डिसीजिव होना चाहिए और डोमिनेंट। 11 है 111, व्हाट डिड जीन जैक रूसो आर्ग्यू अबाउट सिविलाइजेशन? क्या कहते हैं ये सिविलाइजेशन के बारे में? इट इज़ अ फोर्स दैट इम्प्रूव ह्यूमन हैप्पीनेस, इट लीड्स टू इनइक्वालिटी, वार एंड अनहैप्पीनेस। बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है 112, विच मॉडर्निस्ट पोइम बिगिंस विद द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड? तो कौन सी मॉडर्न पोइम है जो इस लाइन से शुरू होती है, थिंग्स फॉल अपार्ट? द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक, द सेकेंड कमिंग, द होलो मैन? सो द सेकेंड कमिंग, ठीक है, द सेकेंड कमिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन, सो सी इज द राइट आंसर। आपको पता है सेकेंड कमिंग किसकी? डब्ल्यू बी ईट्स, डब्ल्यू बी ईट्स। 113 है, हु कॉइन द टर्म एंग्री यंग मैन? एंग्री यंग मैन एक टर्म है जिसको कॉइन किया था अ सर्टेन ग्रुप ऑफ ब्रिटिश राइटर्स, मतलब ब्रिटिश राइटर्स का एक ग्रुप था, उनके लिए इस टर्म को कॉइन किया गया। किसने किया था ये बताना है। तो जॉन ऑसबॉर्न ने, ठीक है, जॉन ऑसबॉर्न ने ये टर्म कॉइन किया था, एंग्री यंग मैन। नेक्स्ट है यहाँ पे 114, हु बोरोड द टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन? डॉक्टर जॉनसन ने ये टर्म बोरोड कहाँ से किया था मेटाफिजिकल? जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, जॉन ड्राइडन, एंड्रू मार्वेल। सो जॉन ड्राइडन से, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। हु वॉज द क्वीन ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी उस समय वहाँ की महारानी कौन थी ये बताना है आपको। मैरी, मैरी एंटोनेट और कैथरीन द मेडिसी, एलिनोर ऑफ एक्वेंटेन, जॉन ऑफ आर्क। ये थी मैरी एंटोनेट, ठीक है, सो ए इज राइट आंसर। 16 है यहाँ पे 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्री रेफलाइट पोइट्री? तो प्री रेफलाइट पोइट्री की करेक्टरिस्टिक नहीं है विविड इमेजरी, पॉलिटिकल सटायर, मेडिवल थीम्स, इमोशनल डेप्थ, ठीक है। तो प्री रेफलाइट पोइट्री की विशेषता नहीं है पॉलिटिकल सटायर, ठीक है, ये है, ये है, ये है, पॉलिटिकल सटायर नहीं है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 117, द सेकेंड सेक्स अ फाउंडेशनल फेमिनिस्ट फिलोसफी टेक्स्ट वॉज रिटन बाय सिमोन दे ब्यूर, जूलिया क्रिस्टेवा, लूसी इरीगैरी और हेलन सिकॉस। तो सिमोन दे ब्यूर्स, ठीक है, ब्यूर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी? तो ये ऑक्सफोर्ड जो मूवमेंट था ये किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था? ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड से ही था, बी इज द राइट आंसर। 119 है, वॉट नोवेल बाई मैरी शैली इज द होल मार्क ऑफ गोथिक फिक्शन? ठीक है, कौन सा नोवेल है मैरी शैली का जो गोथिक नो फिक्शन का होल मार्क बन गया है? फ्रैंकिस्टाइन, ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ राजा राव शॉर्ट स्टोरीज? ठीक है, सो इसमें से कौन सा कलेक्शन है जो राजा राव की शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है? द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, द काव ऑफ द बैरिकेड, द ग्रेट इंडियन वे, कॉमरेड किरीलो। सो द काव ऑफ द बैरिकेड इज अ कलेक्शन ऑफ राजा राव शॉर्ट स्टोरी, सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एंड ये है इसकी आंसर की प्रैक्टिस पेपर 4 की। यहाँ पे आप पोज करके अपने आंसर रीचेक कर सकते हैं कि मैंने कोई गलत तो नहीं करा दिया, ठीक है। तो मैं आपको आंसर भी दिखा देती हूँ।
ठीक है, आप इसको पोज मार के आराम से अपने आंसर को चेक कर सकते हो। पूरा प्रैक्टिस सेट जैसा एज इट इज़ जो है बुक में वैसे मैंने आपको करा दिया। ठीक है, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।